हेलो कमांडो, वेलकम टू बायोलॉजिक्स क्लासेस। माई सेल्फ प्रभाकर। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अभी तक हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने देख लिया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखा, उसका फंक्शंस देखे, उसके स्पर्म के बारे में देख लिए। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में हम लोग ने अभी तक ओवरी देख लिया और कैसे फॉलिकल्स या फिर एग का प्रोडक्शन होता है उसके बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक, अब वो जो एग है दैट इज ओवम, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कहाँ पर आकर रिसाइड्स करते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस किया। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि दैट इज यूट्रस कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। और 3 लेयर्स में कौन कौन सा होते हैं? तो एक होता है एंडोमेट्रियम, दैट इज इनर मोस्ट लेयर। आफ्टर दैट द सेकेंड layer is called myometrium, that consists of smooth muscle cells and that helps in contraction of uterus. And the third layer is called the perimetrium. Perimetrium means that surrounds the ovary. So in this diagram we will discuss about the major parts of the uterus and their associated parts. ठीक है, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि ये यूट्रस है, ये यहां से यहां तक का सारा यूट्रस है। और यूट्रस में हम लोगों ने ये भी बात किया कि यूट्रस कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, दैट इज फंडस। और फंडस किसको बोलते हैं? तो जो जहां पर ये फैलोपियन ट्यूब आकर ज्वाइन करता है और उसके ऊपर ये जो डोम शेप बन रहा है दैट इज कॉल्ड द फंडस। सो ये फैलोपियन ट्यूब से ऊपर का ये जो डोम शेप स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड द फंडस ऑफ यूट्रस। उसके बाद ये जो फैलोपियन ट्यूब से नीचे की तरफ डिसेंड करता है, जो ब्रॉडेंड पार्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं बॉडी ऑफ यूट्रस। ठीक, और उसके बाद जहां पर ये नैरो डाउन होना शुरू होता है उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं इस्थमस ऑफ द यूट्रस। ठीक, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग ये भी डिस्कस किए हैं कि बिलो द इस्थमस देयर इज सर्विक्स प्रेजेंट। एंड सर्विक्स इज व्हाट? सर्विक्स इज the muscular thinner part and that joins the uterus to the vagina, and that is the cervix. And cervix has the 2 orifice, that is internal orifice and external orifice. So in this diagram it is well demarcated, that is this one is external orifice, external orifice। कहने का क्या मतलब बोल रहे हैं कि इट इज द ओपनिंग ऑफ सर्वाइकल कैनाल इनटू वेजाइना दैट इज गार्डेड बाय एक्सटर्नल ओरिफिस। और वहीं हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनल ओरिफिस की बात कर रहे हैं। तो इंटरनल ओरिफिस क्या होता है कि इट इज द कनेक्शन ऑफ सर्वाइकल कैनाल एंड किसका? यूट्रस। तो यूट्रस और सर्वाइकल कैनाल के बीच में एक ओरिफिस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल ओरिफिस। तो हम लोग 2 ओरिफिस के बारे में डिस्कस कर लिए। ठीक, और हम लोगों ने ये भी बात किया कि ये जो यूट्रस है उसका 3 लेयर्स होते हैं, दैट इज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या है? इनर मोस्ट लेयर है, ये इनर मोस्ट लेयर है। ठीक, उसके बाद आता है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल सेल्स। स्मूथ मसल सेल्स इसके पास रहते हैं या स्मूथ मसल्स टिश्यूज रहते हैं दैट हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक, और उसके चारों तरफ जो सबसे बाहर आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द पेरीमेट्रियम। सो दिस डिस्क्राइब द वॉल ऑफ यूट्रस। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यूट्रस, इन सभी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल देखते हैं कि क्या होता है एंडोमेट्रियम, क्या होता है मायोमेट्रियम एंड क्या होता है पेरीमेट्रियम। तो हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लेयर इज इनर मोस्ट लेयर, दैट इज इंडोमेट्रियम। एंड इंडोमेट्रियम क्या है? दिस इज inner glandular epithelial layers and it is highly vascular in nature, means it consists of blood vessels, blood vessels। ठीक
ठीक। और ये जो इंडोमेट्रियम होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इट अंडरगोस साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक। अब कहने का मतलब क्या हो रहा है कि ये साइक्लिकल चेंज कैसे होता है, तो जैसे ये इंडोमेट्रियम का वॉल है और हम लोग ये भी जानते हैं कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इंडोमेट्रियम गेट थिकन्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। ठीक। तो ये थिकन होना शुरू करता है और उसके बाद फिर कुछ समय बाद ये जो थिकनिंग ऑफ लेयर हुआ है ये बाद में जाकर डिग्रेड कर जाता है और जब डिग्रेड करता है तब ये मेंसेस पीरियड में ब्लड के फॉर्म में बाहर निकलता है, मेंसेस पीरियड में। ठीक। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि ये जो इंडोमेट्रियम वॉल है ये थिक हो रहा है और थिन हो रहा है, मतलब कि ये अपने आप में इसका साइज जो है, इसका जो लेयर का थिकनेस है दैट अंडरगोस चेंजेस। और साइक्लिकल क्यों बोल रहे हैं, साइक्लिक इसलिए बोल रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान में ये मेंस्ट्रुअल पीरियड में क्या होता है कि एक साइकिल स्टार्ट होता है ऑन द फर्स्ट डे एंड एंड्स ऑन द 28 डेज। सो इस दौरान ये इंडोमेट्रियम वॉल जो होता है वो चेंजेस होते रहता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिकल चेंजेस बोलते हैं। और ये चेंजेस जो होता है वो 3 फेजेस में होता है, प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोजेस्टेरनल फेज एंड मेंस्ट्रुअल फेज। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एम्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये जो एंडोमेट्रियम होता है, क्या एंडोमेट्रियम पूरा का पूरा वॉल एंडोमेट्रियल जो लेयर्स है वो चेंजेस होता है, वो उसमें डिग्रेडेशन होता है या टूटता है, तो नहीं। अब ये एंडोमेट्रियम जो होता है दैट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, ये 2 लेयर से मिलकर बने होते हैं। अच्छा, ये जो इसमें लेयर्स बने होते हैं दैट कंटेन्स स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एंड नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस सेल्स इसमें लगे रहते हैं और नॉन केराटिनाइज्ड होते हैं। तो अब इसका जो 2 लेयर होता है उसमें जो सबसे आउटर लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटम फंक्शनले, और ये एक्चुअल में स्ट्रेटम फंक्शनले जो होता है दैट अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब ये इसमें थिकनेस होना और डिग्रेड होना इंडोमेट्रियम वॉल को, वो इस लेयर में एक्चुअली होता है दैट इज स्ट्रेटम फंक्शनले, और इसके इनर वाले लेयर होता है दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेटम बेसले, मतलब बेसल की तरह वो बिहेव करता है। ठीक। अब इसमें जो हम लोग क्या बात की है कि इंडोमेट्रियम जो है दैट इज हाईली वेस्कुलर, तो ये हाईली वेस्कुलर होने के कारण इसका जो स्पेसेस, इसमें जो स्पेस रहता है वो आपस में इंटरकनेक्ट रहता है, और इंटरकनेक्ट होने के बाद ये क्या काम करता है, प्लासेंटा का फॉर्मेशन करता है। प्लासेंटा का क्या काम है, प्लासेंटा थ्रू प्लासेंटा embryo get attached with mother's body। ठीक। तो मदर्स बॉडी के थ्रू, मदर्स बॉडी से एम्ब्रियो को जुड़ता है, उसके थ्रू, किसके थ्रू, अम्बिलिकल कोड दैट इज फॉर्म्स द प्लासेंटा। तो प्लासेंटा का काम क्या है कि प्लासेंटा फूड मॉलिक्यूल्स को सप्लाई करना, किसको, एम्ब्रियो को या फीटस को, और साथ साथ में ऑक्सीजन वगैरह भी प्रोवाइड करना है। तो वही बातें यहां पर लिखी है कि ये जो वेस्कुलर स्पेसेस एंड fuse together becomes interconnected and forming placenta which supply oxygen and nutrition to embryo and fetus। तो ये एंडोमेट्रियम के बारे में चर्चा की है कि मायोमेट्रियम इज द सेकेंड वॉल ऑफ यूट्रस। अब इसका क्या है, तो मायोमेट्रियम कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल सेल्स एंड इट इज कॉल्ड द मायोमेट्रियम। और ये स्मूथ मसल सेल्स का काम क्या है, तो इट शोज द स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। बेबी को डिलीवर करने के टाइम में जो लेबर पेन होते हैं फीमेल्स को, तो उस समय
चूंकि फीटस को बाहर इजेक्ट करना है, उसके लिए मसल्स को एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ती है, और उस कॉन्ट्रैक्शन के लिए मायोमेट्रियम जो मसल्स सेल से भरे होते हैं, और खास करके इसमें स्मूथ मसल सेल्स रहते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्प करते हैं, बेबी पुश के लिए हेल्प करते हैं ड्यूरिंग लेबर पेन। ठीक है, तो वही बातें यहां पर है। मायोमेट्रियम कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल सेल्स, ठीक, ओके, स्मूथ मसल cells. The innermost layer of myometrium is called the junctional zone. What is called junctional zone? Junctional zone कहने का मतलब क्या कि जहां पर इंडोमेट्रियम एंड हो रहा है वहां पर ये इंटरकनेक्टेड है, तो उस जगह को हम लोग बोलते हैं जंक्शनल जोन बोलते हैं। ठीक, और मायोमेट्रियम का काम क्या है कि इट एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी, हम लोग अभी डिस्कस कर लिए। ठीक, चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट लेयर्स की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द पेरीमेट्रियम। पेरी का मतलब क्या हुआ? पेरी का मतलब अराउंड, मतलब चारों तरफ। चारों तरफ किसके? ओवरी को, ये यूट्रस के चारों तरफ कवरिंग की तरफ काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरीमेट्रियम। ठीक है, तो हम लोग पेरीमेट्रियम के बारे में देख लेते हैं। तो पेरीमेट्रियम क्या है कि इट इज एक्सटर्नल एंड थिन मेम्ब्रेन, इट इज सीरस लेयर ऑफ विसरल पेरिटोनियम। विसरल लेयर मतलब कि ये जैसे यूट्रस है, तो यूट्रस के चारों तरफ एक पतला सा लेयर है, दैट इज कॉल्ड द पेरिटोनियम, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। ठीक, एंड इट कवर्स द आउटर सरफेस ऑफ यूट्रस। अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, आई थिंक ये एक बार स्टेट मेडिकल में पूछा हुआ है, दैट इज विच सप्लाई ब्लड टू यूट्रस। तो वो है यूटेराइन आर्टरी सप्लाईज ब्लड टू यूट्रस। ठीक, अब ये जो ब्लड सप्लाई होता है, तो ये सब वेसल्स, ब्लड वेसल्स यूट्रस में किस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं? तो इन यूट्रस आर्टरी, दिस इज आर्टरी, असेंड्स अलोंग द साइड ऑफ यूट्रस, मतलब कि ये जो यूट्रस है उसके साइड साइड से प्रेजेंट रहते हैं। और ये किस फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं? तो अपने आप को इतना ट्विस्ट, इतना टर्न करके प्रेजेंट रहते हैं, और उस ट्विस्ट को, उस टर्न को हम लोग नाम दिए हैं टॉर्टस। टॉर्टस कोर्स उसका नाम दिया गया है। ठीक है, उसका नाम क्या दिया गया? टॉर्टस कोर्स। इसका मतलब क्या होता है? फुल ट्विस्ट एंड टर्न। अब इसके पीछे भी लॉजिक है, क्यों ट्विस्ट, क्यों इतना टर्न दिया गया है। तो इस लॉजिक को समझने के लिए इसको ऐसे समझिए कि मान लिया कि ये यूट्रस है, मान लिया जाए कि ये यूट्रस है। ठीक, अब अगर इसमें ब्लड वेसल्स इस तरीके से सिंपली प्रेजेंट रहता, तब क्या होता? अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये यूट्रस में जैसे ही फीटस आते, डेवलपमेंट होना शुरू होता फीटस का, तो इस यूट्रस का साइज बढ़ता। तो साइज बढ़ता, तो इन केस अगर ये साइज बढ़कर इतना बड़ा हो गया, तब क्या हुआ? ब्लड वेसल्स अगर ऐसे ही प्रेजेंट रहता, तो इस पर टेंशन क्रिएट होते हैं, और टेंशन क्रिएट होने से ब्लड वेसल्स मे गेट रप्चर्ड। ठीक, तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए नेचर ने उसको क्या किया कि अब ये तो यूट्रस का साइज चेंज हो सकता है। ठीक, जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस यूट्रस का साइज चेंज हो रहा है, तो उस चेंज को पहले ही देखते हुए नेचर ने क्या किया कि इस आर्टरी को अब क्या कर दिया कि इस आर्टरी को बहुत ही ट्विस्ट कर दिया। ट्विस्ट करने का मतलब इस तरीके से मान ली कि डिजाइन कर दिया। ठीक, अब अगर इसमें ये फिर से अगर यूट्रस चेंज हो रहा है, इसका साइज बढ़ रहा है, तो इस टॉर्सन की वजह से इसका जो ब्लड वेसल्स है वो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। अभी भी इसमें ट्विस्ट पड़ा हुआ है। अगर और इनलार्जमेंट होता है, फीटस का और डेवलपमेंट जब बढ़ता है, तो इसका साइज और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा। तब क्या होगा कि ये जो अभी ब्लड वेसल्स है, अब उसमें जब पूरा फुल मैच्योर होना शुरू कर जाएगा, फुल यूट्रस का डेवलपमेंट हो जाएगा, मतलब कि वो स्वेल करना शुरू कर जाएगा, लार्ज साइज हो जाएगा, तब उसमें ब्लड वेसल्स एक आराम से उस पूरे यूट्रस को ब्लड सप्लाई कर पाएगा।
और बिना किसी टेंशन के उस पर, बिना किसी दबाव के वो सप्लाई करना शुरू कर देगा। उस पर किसी तरीके का टेंशन रहेगा नहीं रहेगा, डिस्टॉर्ट होने का या टूटने का, ब्लड वेसल्स रप्चर होने का कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो उसी के लिए ये टॉर्टस या फुल ट्विस्ट फॉर्म में क्या रहता है, ब्लड वेसल्स इसके पास रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉर्टस। तो टॉर्टोसिटी का मतलब क्या हुआ, तो टॉर्टोसिटी ऑफ आर्टरी परमिट्स एक्सपेंशन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जैसे ही यूट्रस का एक्सपेंशन होता है तो उस समय भी इजिली ब्लड सप्लाई कर सके, इसीलिए टॉरस कोर्स का ब्लड वेसल्स इसके पास, पेरिटोनियम के पास प्रेजेंट रहता है यूट्रस में। ठीक है, क्लियर है, गॉट इट। अगर इसके बाद भी कोई अगर दिक्कत हो कमेंट करिए, हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। यू आर आवर कमांडो एंड बी हेल्प टू गेट 360 आउट ऑफ 360 इन द नीट। ओके, तो किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और प्रॉब्लम हो तो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग ने यूट्रस देख लिया। अब हम लोग यूट्रस के बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इज वेजाइना। ठीक, सॉरी, वेजाइना। अब हम लोग वेजाइना की बात करते हैं। तो वेजाइना क्या है, वेजाइना कहां पर होता है, सर्विक्स के बाद, मतलब कि इट कनेक्ट्स टू द सर्विक्स एंड थ्रू वेजाइना द स्पर्म ट्रेवल्स इनटू द, कहां पर, यूट्रस में जाएगा फॉर द फर्टिलाइजेशन। फिर वो फाइलोपियन ट्यूब के पास जाएगा फर्टिलाइजेशन होने के लिए। तो वेजाइना क्या है, तो वेजाइना को हम लोग और इसको दूसरा नाम भी दिया गया है, दैट इज कॉल्ड कॉलपोस। ठीक है, कॉलपोस। सो वेजाइना इज इलास्टिक इन नेचर। इलास्टिक करने का मतलब इट कैन चेंज देयर शेप ड्यूरिंग इंटरकोर्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर शीथ। अब इसकी अगर एक्सटेंशन की बात क्या करते हैं कि कहां से कहां किस तरीके से फैला होता है, तो इसको बोलते हैं कि इट एक्सटेंड फ्रॉम वल्वा टू द सर्विक्स। अब सर्विक्स क्या है, तो सर्विक्स कनेक्ट्स द यूट्रस, सर्विक्स कनेक्ट टू द यूट्रस टू वेजाइना। तो अब वेजाइना ओपन्स आउटसाइड, आउटसाइड ओपन होता है। तो क्या बोल रहे हैं कि वेजाइना कहां से कहां एक्सटेंड है, तो फ्रॉम वल्वा एक्सटर्नल पोर्शन टू द सर्विक्स, सर्विक्स को कनेक्ट कर रहा है। तो वही बातें यहां पर लिखा है कि इट एक्सटेंड फ्रॉम वल्वा टू सर्विक्स। अब ये वल्वा क्या है, तो वल्वा का मतलब होता है, वल्वा का क्या मतलब होता है, तो वल्वा का मतलब होता है सिर्फ कवरिंग। कवरिंग मतलब ये आउटर जो इन्वायरमेंट के तरफ ये ओपन हो रहा है वेजाइना, तो उस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं वल्वा। अब वल्वा कंसिस्ट क्या करता है, तो वल्वा कंसिस्ट ऑफ मॉन्स प्यूबिस, लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा। अभी हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उसको अभी जस्ट इस पॉइंट को देख लेते हैं। क्या बात बोल रहा है कि वल्वा एक्सटेंड, ये वेजाइना एक्सटेंड फ्रॉम वल्वा टू सर्विक्स, ये डिस्कस कर रहे हैं। अब ये क्या होता है कि ये आउटर, ये जो वेजाइना होता है वो कवरिंग रहता है, कवर किया हुआ रहता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एज गेन करने से पहले ये कवर अप रहता है। और किससे कवर अप करता है, तो पतला थिन मेम्ब्रेन से कवर अप रहता है, और उस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं हाइमेन बोलते हैं। तो क्या लिखा है कि आउटर वेजाइनल ओपनिंग इज पार्शियली कवर्ड बाय मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड द हाइमेन। और ये हाइमेन, this hymen may get ruptured during physical exercise और ड्यूरिंग स्पोर्ट्स, ड्यूरिंग साइकिलिंग, इन सभी के दौरान ये हाइमेन टूट जाता है। ठीक, तो क्या बोल रहे हैं कि वेजाइना गेट्स partially covered with a membrane, thin membrane that is called the hymen। और वेजाइना का काम क्या है कि it allows for the sexual intercourse and birth। हम लोग पहले ही डिस्कस किए हैं कि बर्थ कैनाल क्या है, तो बर्थ कैनाल में सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइना
को मिलाकर हम लोग बर्थ कैनाल बोलते हैं। तो मतलब कि जो वेजाइना है वो इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म कैप्चर करने के लिए, स्पर्म को यहाँ पर स्टोर करने के लिए हुआ, और बर्थ के टाइम में भी, बच्चे को डिलीवर करने के टाइम में भी ये हेल्प करता है। तो वही बातें यहाँ पर लिखी है कि वेजाइना इट अलाउस सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड बर्थ, एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इट ऑल्सो एक्ट एज ए चैनल फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि इसका सरफेस कैसा है। तो वेजाइना इज मॉइस्ट इन नेचर, तो इट्स सरफेस हैज मॉइस्चर दैट प्रोवाइड वेजाइनल लुब्रिकेशन। वेजाइनल लुब्रिकेशन किस लिए? तो वेजाइनल लुब्रिकेशन इसलिए कि सबसे पहली बात तो क्या है कि वेजाइना will get a sperm, and for the sperm viability there should be neutral medium। और अगर डिफरेंट स्पीसीज का या समथिंग कुछ अदर माइक्रोब्स आते हैं तो वो आपके वेजाइना को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए वेजाइना में क्या है कि उसमें एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, और मोस्टली लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, जो इसके वेजाइनल के एपिथेलियल लेयर्स में ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है, उसको फर्मेंट करता है। तो फर्मेंट करने से क्या हुआ कि वहां का कंडीशन एसिडिक हो जाता है। एसिडिक इन द सेंस कि लगभग 4 to 5 pH का हो जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि वो एसिडिक मीडियम हो गया, तो उससे आपको फर्दर कोई इन्फेक्शन होने से रोक देता है, किसी तरह का माइक्रोब्स डेवलपमेंट से रोक दिया, या साथ साथ अगर कोई डिफरेंट स्पीसीज का अगर स्पर्म आ जाता है तो उसको लाइसिस करने का काम कर देता है। ठीक, और लुब्रिकेशन किस लिए दे रहा है? तो लुब्रिकेशन इसलिए दे रहा है कि जब इंटरकोर्स होता है तब उस समय उसको लुब्रिकेट होने की भी जरूरत होती है, फ्रिक्शन से, मतलब वेजाइनल को डैमेज होने से रोकने के लिए लुब्रिकेशन की जरूरत होती है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर बात लिखा है कि द सरफेस हैज मॉइस्चर दैट प्रोवाइड वेजिनल लुब्रिकेशन। सेल्स ऑफ वेजाइनल एपिथेलियम स्टोर्स ग्लाइकोजन, और इस ग्लाइकोजन के ऊपर वहां पर प्रेजेंट एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है, वेजाइनल बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, जो फर्मेंट करता है ग्लाइकोजन का एंड क्रिएट एसिडिक मीडियम। एसिडिक कितना? तो अराउंड 4 to 5 pH, एंड दैट प्रिवेंट्स फ्रॉम इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन होने से रोकता है। क्लियर है बातें? क्लियर है? चलिए, अब हम लोग जो बात कर रहे थे वल्वा की, जो बात कर रहे थे, तो ये वल्वा क्या है? वल्वा मीन्स कवरिंग, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए। अब ये जो एक्सटर्नल जो वल्वा है, अब ये क्या क्या चीजों को इंक्लूड करता है? तो इट इंक्लूड्स मॉन्स प्यूबिस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉन्स वेनरिस, लैबिया मेजोरा। लैबिया मेजोरा इज द होमोलोगस टू द स्क्रोटम ऑफ मेल, वो स्क्रोटम के जस्ट होमोलोगस है, उसी की तरह समान स्क्रोटम की तरह बिहेव करता है लैबिया मेजोरा। और ठीक उसी तरीके से लैबिया माइनोरा होता है जो पिनाइल यूरेथ्रा ऑफ मेल की तरह बिहेव करता है। इसलिए बोला गया है कि लैबिया माइनोरा इज द होमोलोगस टू पिनाइल यूरेथ्रा ऑफ मेल एंड हैव लार्ज नंबर ऑफ सीबेसियस ग्लैंड। इसके अलावा क्या रहता है वल्वा में कि क्लाइटोरिस रहता है, वेजाइनल ओपनिंग, और कुछ ग्लैंड्स रहते हैं, दैट इज बार्थोलिन ग्लैंड्स एंड स्किनेस ग्लैंड। स्किने ग्लैंड्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्किने वेस्टिबुलर ग्लैंड, या इसको हम लोग बोलते हैं लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक, एंड दिस इज होमोलोगस टू, दिस इज नॉट फीमेल, दिस इज मेल। तो जो स्किने ग्लैंड्स है दैट इज होमोलोगस टू प्रोस्टेट, मेल्स प्रोस्टेट ग्लैंड की तरह काम करता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है कि दैट सीक्रेट अल्कलाइन सब्सटेंसेस दैट लुब्रिकेट द यूरेथ्रा। तो वही बातें यहाँ पर लिखा है कि दिस स्किने वेस्टिबुलर ग्लैंड हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ यूरेथ्रल ओपनिंग। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है जिसको हम लोग देख लेते हैं, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो लैबिया माइनोरा है, लैबिया माइनोरा, जैसे ये हमारा लैबिया माइनोरा है, तो इसके पोस्टीरियर पार्ट
आपस में फ्यूज करते हैं और उस फ्यूज पार्ट को हम लोग बोलते हैं फॉर्चिटे। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया आपका वेजाइना, और इधर नीचे हो गया आपका क्या चीज, एनस। तो इस वेजाइना से एनस का जो डिस्टेंस होता है उस एरिया को हम लोग बोलते हैं पेरिनियम बोलते हैं। ठीक, तो पेरिनियम इज द पेरिनियल रैफे, इट इज द एरिया विच एक्सटेंड फ्रॉम फॉर्चिटे टू एनस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब वो जो हाइमन रप्चर करता है ड्यू टू द फिजिकल एक्टिविटी और ड्यू टू द साइकिलिंग और ड्यू टू द स्पोर्ट्स एक्टिविटी, तो कभी कभार क्या होता है कि उसको सर्जिकली फिर से हाइमन को इम्प्लांट किया जाता है, फिर से उसको वेजाइना को कवरिंग किया जाता है थिन मेम्ब्रेन से, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइमेनोरैफी बोलते हैं। तो क्या है, सर्जिकल रिस्टोरेशन ऑफ हाइमेन, दैट इज कॉल्ड द हाइमेनोरैफी। एंड समटाइम द हाइमेन जो टूटता है तो उसका रिमेन्स वहीं पर पड़े हुए रहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैरानिकुले माइरिफॉर्मे। अब ये क्लाइटोरिस क्या है, तो क्लाइटोरिस कंटेन्स इरेक्टाइल टिश्यू। क्लाइटोरिस इज जस्ट लाइक पेनिस ऑफ द मेल। एंड पेनिस के पास क्या है कि पेनिस के पास सेंसरी ग्लैंड्स रहता है, प्रीप्यूस रहता है और ओपनिंग रहता है। ओपनिंग को क्या बोलते हैं, सही, बिल्कुल सही, करेक्ट, क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। पर यहाँ पर क्लाइटोरिस में वो किसी तरीके का ओपनिंग नहीं रहता है। तो यहाँ बात तो वही लिखी है कि क्लाइटोरिस कंटेन्स इरेक्टाइल टिश्यू, हैव नो ओपनिंग, हैव सेंसरी ग्लैंड्स एंड प्रीप्यूस लाइक पेनिस ऑफ मेल। ठीक है, तो ड्यूरिंग सेक्सुअल इरोजल दिस क्लाइटोरिस गेट एक्साइटेड। ओके, चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो जितना हम लोग अभी डिस्कस किए उन सभी को डायग्रामेटिकली देख लीजिए। यहाँ पर बहुत बढ़िया डायग्राम दिया हुआ है कि हम लोग समझ लेते हैं। ये देखिए, ये जो हेयरी पैड है, यहाँ पर हेयरी पैड जहाँ पर हेयर्स वगैरह प्यूबिक हेयर्स रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। ठीक, फिर नीचे क्लाइटोरिस और वहाँ प्रीप्यूसुअल स्किन्स, प्रीप्यूसुअल ग्लैंड्स प्रेजेंट रहे। उसके बाद ये जो चौड़ा, ये जो मोटे जो लिप्स की तरह दिख रहे हैं, दैट इज लैबिया मेजोरा एंड इनर वन इज लैबिया माइनोरा। लैबिया माइनोरा गेट्स एसोसिएटेड, दिस इज कॉल्ड, क्या चीज इसको बोलते हैं हम लोग, क्या चीज उसको बोलते हैं, फॉर्चिटे। भूलिएगा तो कैसे काम चलेगा, फॉर्चिटे। ठीक, और वही देखिए यहाँ पर ये एनस हो गया और इस एरिया को, ये फॉर्चिटे से लेकर एनस के एरिया को हम लोग बोल दिए पेरिनियम। ठीक, और सेंटर में ये आपका हो गया वेजाइना एंड दिस इज यूरेथ्रा फॉर डिस्चार्ज यूरिन। तो अब फीमेल बॉडी में क्या हुआ कि टू रिसीव द स्पर्म द अदर part is called vagina and to discharge the urine that is urethra, but both this phenomena take place in male through only one organ, that is urethra, yeah, that is penis. penis मेल में क्या होता है, penis that is contains urethra, तो urethra के थ्रू ही semen discharge होता है, urethra के थ्रू ही urine discharge होता है। लेकिन in the case of female, यूरेथ्रा, यूरिन डिस्चार्ज करने के लिए यूरेथ्रा अलग प्रेजेंट है एंड वेजाइना टू रिसीव द मेल स्पर्म और एक्ट एज द बर्थ कैनाल। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इतना देख लिए, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि सम एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक, एसोसिएटेड ग्लैंड्स विथ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो उसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज बार्थोलिन ग्लैंड्स। अभी हम लोग ने पढ़ा। ठीक, अब ये बार्थोलिन ग्लैंड क्या है, तो सबसे पहली बात तो कि ये पेयर फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं और इसकी अगर शेप की बात करते हैं तो जस्ट एक मटर के दाने की तरह होता है, तो मटर जैसे पी शेप साइज में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, इट कंपोज ऑफ रेसिमोस। रेसिमोस कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ये बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह रहते हैं। एक जो देखते हैं छोटे छोटे ग्रेप्स इस तरीके से लगे हुए रहते हैं एक ग्रुप में, इस तरीके से छोटे छोटे।
तो वो बंच में उसको हम लोग बोलते हैं रेसिमोस। तो रेसिमोस में प्रेजेंट रहते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स ग्लैंड। कहाँ पर प्रेजेंट है? तो इट इज स्लाइटली लोकेटेड एट स्लाइटली पोस्टीरियर एंड टू द लेफ्ट एंड राइट टू द ओपनिंग ऑफ वेजाइना। जैसे ये वेजाइना है तो उसके लेफ्ट एंड राइट के तरफ यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, दैट इज कॉल्ड द बार्थोलियन ग्लैंड्स। और इसका काम क्या है? तो ये वेजाइना के पास है तो वेजाइना को लुब्रिकेट करने का काम करेगा, और इसको हम लोग मेल्स को कॉपर्स ग्लैंड होता है उसके होमोलोगस मानते हैं। तो इट इज होमोलोगस टू कॉपर्स ग्लैंड। आप कमेंट में करके बतलाइएगा, कॉपर्स ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, ये हम कल देखेंगे। इट सिक्रीट्स म्यूकस टू लुब्रिकेट वेजाइना। कॉपर्स ग्लैंड का क्या है मेल में काम? तो वो हम लोग को यूरेथ्रा को लुब्रिकेट करने का काम करता है। चूंकि यहाँ पर ये वेजाइना के आसपास प्रेजेंट है तो वेजाइना को ये लुब्रिकेट करेगा, ठीक। सेकेंड ग्लैंड इज पेरिनियल ग्लैंड। पेरिनियल ग्लैंड इज ऑल्सो इन द पेयर फॉर्म, प्रेजेंट नियर एनस एंड दैट सिक्रेट odorous substances, means aroma या some smells प्रोड्यूस करता है, and that is perineal gland, ठीक। and the next gland is rectal gland. Rectal gland opens into rectum. It is yellow in color and produce pheromones. Pheromones is a substance to attract the opposite partner को अट्रैक्ट करने के लिए फेरोमोन्स रिलीज करते हैं, खास करके जैसे लोअर एनिमल्स हैं, ठीक। तो वो सब फेरोमोन्स वो एक स्मेल डेवलप करते हैं, एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, और उसके कारण जो अपोजिट पार्टनर्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं फॉर द कॉपुलेशन, फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड दैट इज रेक्टल ग्लैंड। क्लियर है बात? अब हम लोग बात करेंगे जो नेक्स्ट ग्लैंड इज मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड की बात जहां तक आती है तो मैमरी ग्लैंड का काम क्या है? मैमरी ग्लैंड सिक्रेट्स मिल्क। किसके लिए मिल्क? टू फीड द बेबी, उसके लिए डेवलपमेंट होता है। तो हम लोग अब जानते हैं कि मैमरी ग्लैंड क्या है। तो मैमरी ग्लैंड चूंकि मिल्क सिक्रेट करता है तो दिस इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि इंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट्स ओनली हॉर्मोन्स, बट हेयर मैमरी ग्लैंड सिक्रेट्स मिल्क, सो दैट्स व्हाई इट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड, located in the breast of a female. But this does not means the males do not have mammary gland. Mammary gland males में भी होते हैं, but this is ruminant. यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ this is not female, this is male. So it is present in male but rudimentary, and in the female this is well developed under the influence of कौन सा हार्मोन? दो हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस के कारण इसमें फीमेल्स में ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, और चूंकि ये एक मिल्क इजेक्शन की तरह काम करता है तो हम लोग मानते हैं कि इट इज द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या होता है? ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है दैट कंटेन्स स्वेट, और इसके इजेक्ट करने के लिए डक्ट के थ्रू इजेक्ट करते हैं। तो उसी तरीके से ये पूरा एक स्टोर करने के लिए बने हुए रहते हैं। तो ठीक उसी तरीके से मैमरी ग्लैंड में प्रेजेंट रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लोब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए क्या है कि इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि मैमरी ग्लैंड इज द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैक्टेशन ऑफ यंग वंस। जो छोटे बच्चे होते हैं तो उसको लैक्टेशन के लिए, उसको मिल्क प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल मैमरी ग्लैंड। इट प्रोड्यूसेस आफ्टर चाइल्ड बर्थ। कभी गौर किए होंगे तो ये चाइल्ड बर्थ होने के बाद ही मिल्क इजेक्ट होता है, उसके पहले नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन आर रिलीज्ड। दो टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं, प्रोजेस्टेरोन
और प्रोलैक्टिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेकिन ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल अप रहने के कारण इस प्रोलैक्टिन को लेवल को डिक्रीज कर देता है, सप्रेस कर देता है, जिसके कारण मिल्क तो बनता है पर इजेक्ट नहीं होता है। वही बातें यहां पर लिखी है कि प्रोजेस्टेरोन इंटरफेयर्स विद प्रोलैक्टिन प्रिवेंटिंग मेमरी ग्लैंड्स फ्रॉम लैक्टेटिंग। ठीक, ड्यूरिंग दिस टाइम small amount of pre-milk substances called colostrum are produced and colostrum are rich in vitamin antibody A। ठीक है, जब बच्चा डिलीवर होता है तो जो फर्स्ट टाइम जो मिल्क निकलता है उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। तो उस समय क्या होता है कि अब प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिरा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज कर गया, तो वहीं पर प्रोलैक्टिन जो हार्मोन्स है उसका लेवल बढ़ गया, तो अब ज्यादा बनना शुरू हो गया। अब लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात गौर करिएगा कि यहां पर दो हार्मोन्स प्रोलैक्टिन्स और साथ एक ऑक्सीटोसिन है, दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। प्रोलैक्टिन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क एंड फॉर द इजेक्शन ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो यहां पर सब कुछ लिख दिए हैं। ठीक है, नीड नॉट टू वरी, आप मेरे कमांडो हैं। चलिए, तो यहां बात क्या लिखा है कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीजेस, ठीक है, प्रोलैक्टिन लेवल इंक्रीजेस एंड द ग्लैंड स्टार्ट्स टू बिगिन लैक्टेट, वो मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो अब यहां पर क्या बात की कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए, तो मिल्क प्रोडक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये याद रखने वाली बात है, ये पूछता है। ठीक, और मिल्क इजेक्शन के लिए क्या होता है, तो मिल्क इजेक्शन के लिए एक अलग हार्मोन इन्फ्लुएंस करता है, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन इन्फ्लुएंस द मिल्क इजेक्शन एंड ऑक्सीटोसिन इज समटाइम्स कॉल्ड कडल हार्मोन और लव हार्मोन इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कडल हार्मोन एंड लव हार्मोन इसको बोलते हैं। क्लियर है, मेमोरी ग्लैंड क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, तो अब देखिए इस मेमोरी ग्लैंड में क्या क्या चीजें होती है। तो ये तो पहले क्या है, ये आपका ब्रेस्ट है, दैट इज कंटेन्स रिब्स, उसके बीच में मसल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो ये सब तो है। अब यहाँ पर देखिए स्मॉल स्मॉल एक लोब्यूल्स बने होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मेमोरी लोब। ठीक, या मेमोरी लोब्यूल्स बोलते हैं एक को, और वो आपस में कनेक्ट होता है, एक ट्यूब में कनेक्ट होता है, उस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी लोब्स और मेमोरी डक्ट में। और मेमोरी डक्ट से वो आगे आकर एक और बड़े से मोटे से डक्ट में आकर मिलता है जो स्वेलन पार्ट है, जो इसको हम लोग बोलते हैं एम्पुला, और फिर एम्पुला के थ्रू आगे निपल से ये इजेक्ट होता है, मिल्क बाहर निकलता है, मिल्क बाहर निकल रहा है, तो उसके पहले एक लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू निपल से होते हुए वो बाहर निकल जाता है। और इन सभी लोब्यूल्स को बचाने के लिए ये देखिए ये चारों तरफ ये सब जो येलो पोर्शन है दैट कंटेन्स फैट। ठीक, तो फैट किस लिए है, तो ये जो लोब्यूल्स है, ये जो मिल्क प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है उसको सुरक्षित रखने से लिए, उसको प्रोटेक्टिव करने के लिए। तो क्या हुआ, इसका वेग किस तरीके से बाहर निकला, लोब्यूल्स में बने, लोब्यूल से फिर मेमोरी डक्ट में आए, मेमोरी डक्ट से फिर एम्पुला में, एम्पुला के थ्रू लैक्टिफेरस, और लैक्टिफेरस से निपल्स के थ्रू होते हुए वो मिल्क बाहर इजेक्ट होगा। अब ये एरियोला क्या है, तो एरियोला अब देखिएगा कि जहां पर निपल्स प्रेजेंट रहते हैं उसके चारों तरफ एक डार्क सर्किल रहता है, जैसे ये आपका डार्क सर्किल है और बीच में निपल्स प्रेजेंट है। ठीक, तो ये जो डार्क सर्किल है इसको हम लोग बोलते हैं एरियोला बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारा मेमोरी ग्लैंड है जो कि आपको फीमेल में वेल डेवलप्ड है, बट मेल्स में रुमिनेंटी होता है, मतलब इसका फंक्शन लॉस कर जाता है, वो एक्टिव नहीं रहता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, इसका बेसिक कंपोनेंट्स हम लोग देख लेते हैं। बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो बेसिक कंपोनेंट्स हैव एल्वियोलाई lined with milk secreting cuboidal cells surrounded by myoepithelial cells। cuboidal cells होते हैं, cuboidal cells का स्ट्रक्चर क्या है, क्यूब शेप का। ठीक, और ये चारों तरफ से घिरा होता है myoepithelial cells। myoepithelial cells contracts, myoepithelial cells contains smooth muscle cells that helps in the contraction, और वो कॉन्ट्रैक्शन किस लिए,
मिल्क को इजेक्ट करने के लिए। और वो कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? तो क्योंकि मिल्क को इजेक्ट करना है तो उसके लिए कौन सा मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन के हेल्प के कारण मायोएपिथेलियल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो क्यूबॉइडल सेल्स है एल्वियोलाई में, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो कहां पर आ जाएगा? लैक्टिफेरस डक्ट में आ जाएगा और फिर वो निपल के थ्रू बाहर मिल्क इजेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके का यहाँ पर मैकेनिज्म दिया हुआ है। तो these alveoli joins to form lobules. Lobules have lactiferous duct and through this milk opens into the nipples. Each mammary gland consists of 10 to 20 simple glands. ठीक है। अब यहाँ जो ह्यूमन का जो मिल्क इजेक्ट होता है तो उसमें आयरन बहुत कम होता है। आयरन कंटेंट्स इज वेरी पुअर in iron contents, but it is very much essential for the growing babies because it contains a lot of proteins, fats, sodium, potassium, vitamins, which is very much essential for the child. So यहाँ पर बातें लिखी हैं कि human milk is poor in iron but have sufficient amount of casein A protein, milk protein, lactose, फैट, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट एंड विटामिन्स। और इसीलिए बोला जाता है बच्चों को कि एटलीस्ट चाइल्ड शुड बी प्रोवाइडेड विथ मदर्स मिल्क अप टू 6 months. This is mandatory and because it contains the first milk that is called the colostrum contains antibody A, and antibody A if goes into the child, न्यू डेवलप्ड चाइल्ड, तब उसका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट मिल्क तो जरूर देना चाहिए और ये मिल्क मदर्स मिल्क देने से उसका इम्यून सिस्टम बूस्टअप होता है, बच्चों का इम्यून सिस्टम बूस्टअप होता है। इसीलिए बोला जाता है कि एटलीस्ट 6 मंथ तक आपको बच्चे को मदर्स मिल्क फीड करवाना चाहिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फंक्शन क्या क्या है। तो फंक्शन अब देखिए कि इन फीमेल व्हेन सेक्सुअल एरोजल टेक प्लेस देन क्लाइटोरिस गेट एक्साइटेड। सेक्सुअल एरोजल होगा तो क्लाइटोरिस इज जस्ट लाइक पेनिस ऑफ मेन, तो ये क्या होगा? एक्साइटेड होगा तो जिसके कारण ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो पूरा वेजाइना में होगा, सर्कुलेट करेगा। और उसका रिजल्ट क्या होगा? तो इसका रिजल्ट ये होगा कि जो वेजाइना है वो डायलेट करना शुरू कर जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है रिजल्ट्स इन इनलार्ज और स्वेल इन साइज एंड इन दिस कंडीशन बार्थोलिन ग्लैंड सिक्रीट करेगा क्या चीज? सिक्रीशन सिक्रीट करेगा जो वेजाइना को लुब्रिकेट करेगा। तो इट सिक्रीट म्यूकस सब्सटेंसेस दैट लुब्रिकेट वेजाइना एंड ऑल्सो रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ पैसेज। एसिडिक मीडियम होने को वो रिड्यूस कर देगा और रिड्यूस करने के कारण स्पर्म उस पर आराम से सर्वाइव कर पाएगा, इसलिए उसको लुब्रिकेट होना भी जरूरी है। ठीक है। व्हेन ऑर्गेज्म कंडीशन अकर्स, breath and heartbeat increases, result in vaginal wall secrete mucus substances that result in dilation of vagina. Vagina का dilation होगा। Now the semen enters to uterus through cervix. अब वेजाइना से क्या होगा? जब डायलेट कर गया तो वो आगे की तरफ मूव कर जाएगा सर्विक्स के थ्रू और सर्विक्स के थ्रू होते हुए वो यूट्रस में चला जाएगा। और उसी समय क्या करता है, हम लोग ये भी कल पढ़े थे, पिछले क्लासेस में पढ़े थे कि फैलोपियन ट्यूब गाइड करता है किसको? स्पर्म के मूवमेंट को। तो कैसे गाइड करेगा? तो फैलोपियन ट्यूब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड करेगा तो जिसके कारण क्या होगा कि जो स्पर्म है वो फैलोपियन ट्यूब की तरफ मूव करेगा। तो वही बात यहाँ पर लिखा है कि एट द सेम टाइम फैलोपियन ट्यूब, दिस इज नॉट ट्यून, दिस इज ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिजल्ट्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ सीमेन in oviduct. It takes almost around 5 to 7 minutes. ठीक, क्लियर है बात? क्लियर है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि अब सीमेन पहुंच गया कहां पर? फैलोपियन ट्यूब। कहां पर? फर्टिलाइजेशन होने के लिए। और फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है? कहां पर होता है? इस्थमस एंड
एम्पुला जंक्शन के पास, तो वहां पर पहुंच गया है। अब फर्टिलाइजेशन होना है, तो फर्टिलाइजेशन होना है तो उसके लिए किन किन इवेंट्स होता है, क्या क्या इवेंट्स होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो फर्टिलाइजेशन होता है दैट डिपेंड्स अपॉन, सबसे पहले तो इजैकुलेशन ऑफ सेमन, किस फोर्स से इजैकुलेट हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कहने का मतलब फोर्स की बात यहाँ क्यों बोल रहे हैं कि जैसे ये वेजाइना है, क्या है, ये इतना लंबा वेजाइना है, अगर मान लीजिए कि फोर्स अगर कम रहा, सीमेन यहीं पर आ गया, तब इसको ट्रैवल करने में, यहाँ से यहाँ वेजाइना में जाने में अब इसको टाइम लगेगा, और हो सकता है उस टाइम में क्या होगा, डिग्रेड भी हो सकता है स्पर्म। लेकिन अगर वही फोर्स ज़्यादा रहा, वही फोर्स अगर ज़्यादा रहा, तब हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम ये ज़्यादा फोर्स के कारण यहाँ पर डिस्चार्ज हुआ, तो डिस्चार्ज हुआ तो ये तुरंत सर्विक्स में एंटर कर जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम लोग जो सबसे पहले बात किए कि दैट इज फोर्स ऑफ इजैकुलेशन ऑफ सेमेन, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एग, फर्टिलाइजेशन होना है तो एग को भी जरूरी है। फिर एंट्रेंस ऑफ सेमन इनसाइड यूट्रस, यूट्रस में जाना चाहिए, और यूट्रस में जाएगा तो फैलोपियन ट्यूब के पास जाएगा। उसके बाद इन्वायरमेंट सही होना चाहिए, अगर ये जो वेजाइना का एसिडिक मीडियम रहेगा तो सारा का सारा सीमेन यहीं पर खत्म हो जाएगा, डिग्रेड कर जाएगा, तो अब वो आगे यूट्रस में नहीं जा पाएगा और फिर फैलोपियन ट्यूब में नहीं जा पाएगा, तो इसलिए इन्वायरमेंट भी सही होना चाहिए। उसके बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो जायगोट यूट्रस से भी अटैचमेंट होना चाहिए, तभी हम लोग उसको सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। और उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये सब डिफरेंट इवेंट्स हैं जो फर्टिलाइजेशन के टाइम में देखने को मिलता है। ठीक, अब ये जो रिप्रोडक्शन जो होता है वो 3 स्टेजेस में देखने को मिलता है। सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन होगा, एंड गैमेट, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस इज अगेन ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन सा, तो गैमेटोजेनेसिस अगर मेल में हुआ तब उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, और वही अगर फीमेल में ओवम प्रोडक्शन होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं oogenesis। ये भी हम लोग को भी देखना है, oogenesis। ठीक, अब ये अगर गैमेट बन जाएंगे तो उन दोनों का फ्यूजन होना है, एंड द फ्यूजन इवेंट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो द नेक्स्ट स्टेज इज फर्टिलाइजेशन, और जब फर्टिलाइज हो गया तो वो जायगोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, मतलब उसका डेवलपमेंट कहाँ पर होगा, यूट्रस में होगा। तो यूट्रस में जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तो उसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। तो द नेक्स्ट स्टेज इज एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर एम्ब्रियो, इस तरीके से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए बच्चों। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।